स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सर कितने रुपए से आपने शुरुआत की थी, कितना तनख्वाह थी आपकी? 75 रुपये पर आर्टिकल पर मैंने काम शुरू किया था। क्या सफलता की राह में गरीबी मजबूरी होती है कि उनके हौसले उस तरीके से नहीं बन पाते? देखिए, मजबूरी नहीं होती है कुछ भी, लेकिन परिस्थितियां होती हैं। तो खुद को तो दया के भाव से कभी मत देखिए। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो सौभाग्यशाली हैं। आपने अटेम्प्ट भी दिया था? पहला अटेम्प्ट जब मैंने दिया था 28 वाले 28.5 का था, तो मैं गया ही था जनवरी में। ओपनली आपने बोला कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला। DU में भी, JNU में भी, यहाँ भी, BHU में भी। मेरा बस दुर्भाग्य ये है कि किसी पॉइंट पर ये मौका नहीं मिला कि मैं नौकरी छोड़ दूं। आज जिस स्थान पे हैं आप, क्या अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? बहुत। क्या हर एक बच्चे को UPSC की तैयारी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी। कोई कहता है कि कोचिंग करना जरूरी है। कोचिंग आपकी सफलता की गारंटी कभी भी नहीं है। ज़रूरी का मतलब अगर अनिवार्य के सेंस में है तो ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी का मतलब अगर मददगार के सेंस में है तो ज़रूरी है। आज हम आपको अपने पॉडकास्ट के सेशन में ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो अपने आप में लाखों बच्चों की प्रेरणा है। बेहद ही सरल, सौम्य और सहज, खाने में बहुत तेज, और इसके साथ साथ UPSC के सबसे बेस्ट मेंटोर में इस समय भारत में शुमार अमृत उपाध्याय सर का इस पॉडकास्ट के सेशन में पहले तो बहुत हृदय से स्वागत है, और सभी प्रयागराज वालों की तरफ से आपका सर स्वागत है प्रयागराज में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिग्नेचर है? ये सिग्नेचर है सर प्रयागराज का। जो मैं समझ गया था, ये कुछ तो चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद जी की जो है भूमि है ना सर। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ, और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया है, तो मेरा भी शुक्रिया अदा करना बनता है। सर ये प्लेटफॉर्म तो बच्चों से ही बनता है, और बच्चे जो है आपको बहुत बेसब्री से सुनना भी चाहते थे, क्योंकि अभी प्रयागराज में आप आए हैं, बार बार आते भी रहते हैं, लेकिन इस तरीके से आपकी लाइफ के बारे में डिस्कस करना, और बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं कि अमृत सर की लाइफ के बारे में बताओ। अभी कल जब हम आपके साथ घूम रहे थे तो उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर की लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल जाए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे पहला सवाल, शादी तो आपकी हो ही चुकी है, मुझे ऐसे जानकारी है। तो 2 बच्चे भी हैं मेरे, शादी ही नहीं हुई है, 2 बच्चे भी हैं। अरे सर उम्र कितनी होगी आपकी? क्योंकि उम्र जो है 50 के पहले लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, और 50 के बाद ऐसा बताते हैं कि लगता है कि जैसे कि मतलब अपने आप को अच्छा फील करवाते हैं कि हमारी उम्र 55 साल है। तो कोई विश्वास मैं अगर उम्र बताऊंगा तो मुझे अच्छा ही फील होगा, क्योंकि अभी लोग मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा ही आंकते हैं। तो इसलिए मैं अगर उम्र बताऊंगा तो इससे आपको कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो समझ रहा था कि आप इतने के हैं, आप हैं कम। कितने गए हैं सर? मेरी उम्र हो गई है 40 फरवरी में। लग ही नहीं रहा, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है। क्या 55 लग रहा है? 55 नहीं, से कम ही लग रहा है। कम लग रहा है ना? वही ये सिर्फ आपको लग रहा है, बाकी लोगों को ज़्यादा लगती है उम्र कि ये आदमी 45 से तो नीचे नहीं होगा। पंडित जी की चार्ट कैसे लगी? फिर आप आ गए चार्ट पर। 2 चार्ट कल ये आपने चैनल डेडिकेटेड हो जाएगा चार्ट के लिए, और पंडित जी सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट हो जाएगी, अमृतसर ने 2 प्लेट खाई। हाँ, वही वाली चाट। और ये इसको आपने अपडेट नहीं किया कि अमृतसर ने पूरे दिन सिर्फ 2 ही प्लेट चाट पर गुजारा है। चाय भी आपने 2 ही पी थी? चाय भी साइंस फैकल्टी के सामने। चलिए सर, बचपन आपका किस तरीके से बीता? आप बिहार के एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, बभनगमा गांव आपके गांव का नाम है, आरा जिले से आप हैं, और एक बिहार का लड़का, एक बिहारी सब पे भारी, क्योंकि बिहार के लोगों के बारे में जो मेंटालिटी दूसरे लोग बनाते हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, तो वहाँ से निकल करके पत्रकारिता भी, शायद आपने सबसे पहले पत्रकारिता का ही शुरुआत की, उसके बाद फिर UPSC का मेंटोर बनना, और शायद आपने ऐसा माइलस्टोन खड़ा किया है इस सफ़र में कि वैसा माइलस्टोन शायद किसी ने नहीं अभी तक खड़ा किया, क्योंकि आपने UPSC की इस जर्नी को बदल के रख दिया। पूरा UPSC की तैयारी के पूरे शेड्यूल को, पूरे मॉड्यूल को आपने बदल दिया। तो कैसा रहा पूरा सफ़र आपका एकेडमिक्स किस तरीके से रहा? 10th 12th आपने कहाँ से किया? पूरी जर्नी के बारे में सर। तो बचपन की अगर बात करें तो बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है, और बभन गांव से बहुत अच्छा रिश्ता रहा, क्योंकि बाबा हमारे गांव पर ही थे, तो बाबा दादी हमेशा गांव पे रहते थे। अच्छा, गांव में ही मतलब घर है अपना वहाँ पे? अभी कच्चा घर है कि पक्का घर है? नहीं, गांव में भी घर है, पक्का हो गया है अब तो, और पहले कच्चा था। बड़ी बड़ी दीवारें रहती थी। हाँ, बड़ी बड़ी दीवारें रहती थी, चूल्हे, वो लकड़ी पे बनता था खाना। हाँ, चूल्हे पे। हाँ, तो दादी बनाती थी खाना, हम लोग गांव जाते थे, गांव में भी रहते थे, और दादी माँ और बाबा, आरा में भी अपना शहर है, 10 ही किलोमीटर का अंतर है, तो कभी यहाँ रहते थे, कभी वहाँ रहते थे, बाकी बच्चों के पास भी रहते थे घूम फिर के। तो गांव से जो कनेक्ट बना वो बाबा की वजह से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो एक भी दिन गांव में रहे बिना नहीं रह सकते थे, और हम लोग के बिना भी नहीं रह सकते थे, तो उठा कर ले जाते थे। तो शुरू से ही
मतलब अगर आप कहीं अमरूद की दुकान पर मुझे खड़ा कर दीजिएगा तो मैं बहुत आराम से देख कर पहचान जाऊंगा कि कौन ठीक है और कौन कच्चा कौन सा है। कच्चा है? तो फिर वही है कि मचान में हम सोए हैं। 32 के करीब हमारे पेड़ थे अमरूद के, अच्छा। उसमें मचान लगा हुआ था हाँ, बीच में। तो बीच में। मचान में जो रखवाल ऊपर थे, छप्पर जैसा ना? रखवाली करते थे, तो वो रुकते थे और मुझे मचान बहुत पसंद था छोटे से ही। तो बाबा फिर ले जाते थे और हम वहाँ रुके भी हुए हैं। तो इस तरह से गांव से कनेक्ट रहा, आनंद रहा। और फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई कि फिर थोड़ा सा संघर्ष भी रहा सर और ऐसे आपके करते हुए आगे निकल गया। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने बताया भी था कि आपके पिताजी इस समय नहीं हैं। हाँ, मेरे पिताजी वाला ही एक ट्रेजिक पॉइंट आ गया और तब तक तो बिल्कुल बचपन, सामान्य सा बचपन था। उसके बाद कितनी वो उम्र बचपन में पिताजी सामान्य। चले गए आपके? मैं 12 साल का था जब ऐसा हुआ। समझदार थे लेकिन आप ना सर उस टाइम। 12 साल आज देखता हूँ तो फिर लगता है कि 12 साल के, जैसे मेरा भतीजा है अभी 18 साल होने वाला है, तो अभी हम लोग उसको बच्चा समझते हैं। फिर लगता है 12 साल की उम्र कम थी। मतलब पिताजी को सर क्या हुआ था? बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, बहुत अच्छे राजनीतिक भी थे। हाँ, उनकी 3 सामाजिक- किताबें हैं ऑलरेडी। किताबें बहुत फेमस थीं। जेपी मूवमेंट के बड़े नेता रहे थे और उस समय धर्मयुग, श्रीवर्षा, न्यूज़ ट्रैक, इस तरह की पत्रिकाओं के बहुत प्रखर, बहुत ही विद्वान। मुखर पत्रकार रहे थे। तो लेखनी जगत हो, मतलब जिस भी फील्ड में उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया और बहुत नाम हुआ उनका, बहुत फेमस व्यक्ति बने। क्या हुआ था पिताजी को? पिताजी की दरअसल हत्या हुई और हत्या की वजह नहीं पता चल पाई, लेकिन जहाँ तक है कि उनके ऊपर इतने केसेस थे कि लास्ट 7 ईयर से वो खुद वकालत करने लगे थे, क्योंकि हमारे पास आर्थिक रूप से संसाधन बहुत नहीं थे और पिताजी मेरे एकदम ड्राई ऑनेस्ट आदमी थे। तो कभी भी संसाधनों का जमावड़ा लग सकता था। ये था कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन लस्ट उस तरफ था नहीं। ऑनेस्टी पर इतना अपने एतबार था कि भाई इसी से चलेगा। तो कुछ हुआ किसी केस में और शायद 1 केस हो, 2 केस हो, कुछ कंक्रीट नहीं पता चला। हम लोग भी छोटे थे, पता नहीं चल पाया। और इंसान सोचता है कि मतलब अब तो दुनिया से वो चले ही गए हैं, तो नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। मैंने काफ़ी प्रयास किया। आपने प्रयास किया था उसके बाद? बड़े होने पे किया था सर कि उस समय तो आप समझदार उसके नहीं थे। कुछ ही दिन के बाद से मैंने प्रयास शुरू किए, लेकिन उसमें नहीं जाते, वो एक अलग दौर था। पिताजी की ही प्रेरणा रही पत्रकारिता के क्षेत्र पिताजी में की जाने विरासत रही। की? विरासत रही। जब मैं 11-12 साल का था तो समझिए कि अभी प्रेरणा लेने की स्थिति में तो था ही नहीं। इतनी समझ 12 साल की उम्र में नहीं होती। मेरी तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मेरे लिए तो घर और पिताजी का कद क्या है ये सब तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने खोजना शुरू किया। अदरवाइज़ तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं बहुत दिनों तक पापा के अलग अलग जो पुराने किताबों से रेफरेंस निकल रहा है, डायरी से रेफरेंस निकल रहा है, चिट्ठियों से पता चल रहा है। कमलेश्वर की चिट्ठी मिली है। अब कमलेश्वर जी कौन? कमलेश्वर जी बहुत बड़े साहित्यकार। अच्छा। कितने पाकिस्तान के लेखक, आंधी मूवी आपने देखी होगी, उसके डायलॉग्स कि कमलेश्वर जी की मतलब काम बहुत ज़्यादा है। हिंदी के बहुत महान लेखकों में से हैं। सारिका एक पत्रिका निकला करती थी उस समय की, बहुत फेमस पत्रिका, जब इमरजेंसी टाइम था। तो ये जब पत्र वगैरह दिखने लगा, जेल की डायरी मिली, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली, तो फिर मैंने पकड़ के उनके दोस्तों से बातचीत की और फिर धीरे धीरे सब कुछ पता चला। इस पूरे प्रोसेस में 4-5 साल लगे। ठीक है। फिर उनकी कंपाइलेशंस जुटाए, बहुत सारे दोस्तों के पास से लेके आए कि धर्मयुग में लिखा हुआ है या फिर न्यूज़ ट्रैक में छपा हुआ है, फ्रंट पेज न्यूज़ ट्रैक का है 1984 का। तो इस तरह से करते करते एक पूरा कलेक्शन मेरे पास आज के दौर में है। फिर मैंने उनकी किताबें पहले निकली हुई थी 70s के दशक में ही, 80s के दशक में, उनको फिर रिप्रिंट कराया, एक किताब निकलवाई फिर से कहानियों की। उसी कहानियों को कलेक्ट करके और फिर बहुक्म वज़ीर आज़म करके एक किताब निकाली। उनके बहुत प्रसिद्ध संग्रह था दुखों में बीतल रतिया, जिस पर आज भी आपके इलाहाबाद में भी, लखनऊ में भी नाटक होते रहता है दुखों में बीतल रतिया पर। सर उस टाइम आपको संभाला कौन था? परिवार को कौन संभाला था आपके? परिवार को संभालने की अगर जहाँ तक बात है तो माँ सबसे पहली, कि माँ ने इतनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने संभाला, और साथ में मेरे भैया जिन्होंने परिवार को संभाल लिया, क्योंकि सबसे बड़ा संकट था तो आर्थिक तौर पर। अभी तो आर्थिक बहुत संकट इमोशनल बातें हो गई। हाँ। अच्छा सर ये बताइए कि पत्रकारिता की शुरुआत आपने कहाँ से की? मुखर्जी नगर आप गए थे दिल्ली तैयारी करने शायद?
तो 2.5 साल आप वहाँ पे? हाँ, लेकिन मैं पहले नौकरी करने गया था। अच्छा। हाँ, नौकरी मैंने शुरुआत की थी पटना से, प्रभात खबर से। हम्म। और वो भी एक संयोग था, क्योंकि इलाहाबाद में बैठे हैं तो एक बात मैं बताता हूँ नौकरी की शुरुआत कैसे हुई। एक किताब है गुनाहों का देवता। हाँ, गुनाहों का देवता, ठीक है, धर्मवीर धर्मवीर भारती साहब भारती की। की। वो मेरी पहली किताब थी। उसके पहले मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बाद के स्टेज में मैंने 18 साल के आसपास की उम्र में पहली बार एक पूरी किताब पढ़ी। और जब मैंने किताब पढ़ी तो फिर खूब रोया, बुखार हो गया। किताब पढ़ने के बाद आपने? लेकिन मैं लिखता पहले से था, डायरी वगैरह सब कुछ लिखता था, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता था। एक पूरी किताब पढ़ने का धैर्य नहीं था, क्योंकि किताब बांध ही नहीं पाती थी। शुरू में 15-20 पन्ने पढ़े, उसके बाद मन उचट गया तो छोड़ दिए। गलती किताबों की नहीं है, गलती मेरे सिलेक्शन की, कि मैंने ठीक किताबें नहीं उठाई थी। उसके बाद फिर जब पढ़ना शुरू किए तो उस किताब ने बांध लिया, चंदर और सुधा की कहानी ने बांध लिया। और उसने खूब रुलाया, और इतना रुलाया कि बुखार हो गया। तो 6-7 दिन, यंग एज, उस एज में सारे लोग को बुखार होता होगा, मैं मान कर चल रहा हूँ। गुनाहों का देवता पढ़िए और खूब रोइए। गुनाहों का देवता, अगर आप यंग एज में हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद रोएंगे। और इतना रोएंगे कि खालीपन था। मतलब गुनाहों का देवता पढ़ने के बाद जो एग्जैक्टली मैंने पहला अपना जो आर्टिकल प्रभात खबर में मेरा छपा, वो वही आर्टिकल था कि गुनाहों का देवता के बारे में ही था। पहली किताब करके एक कॉलम शुरू हुआ वहीं से, प्रभात खबर पटना में। उसमें इतना जेन्युइनली लिखा था, क्योंकि वो मेरे डायरी में मैंने जो लिखा था रोज रात को, उसी से मैंने वो आर्टिकल भेज दिया था, और कुछ नहीं। अभी भी आप डायरी लिखते हैं डेली? अब नहीं लिखता मैं, पहले लिखता था। डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो और ये भी विरासत में ही मिली थी, क्योंकि पापा डायरी लिखा करते थे। तो गुनाहों का देवता पढ़ने के बाद लगा जैसे शादी ब्याह में होता है ना, कि अचानक से घर खाली हो गया। तो वैसा खालीपन भर गया कि अब कुछ मन ही नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। अकेले बैठे हैं, रोने का मन कर रहा है। किसी के बीच में बैठे हैं मन लगाने के लिए, तो मन लग नहीं रहा है। फीवर हो गया उसकी वजह से। और उसी दौर में मैं प्रभात खबर के दफ्तर इसलिए पहुंचा क्योंकि मेरी ट्रेन लेट थी, और संयोग ऐसा था कि सामने राजेंद्र नगर स्टेशन था और प्रभात खबर का दफ्तर सामने था, एकदम सामने, रोड पार करते। और वहाँ कुछ एक मेरे परिचित थे। मतलब ऐसे रैंडमली आप चले गए? तो मैं वहाँ गया, ट्रेन कोई थी नहीं, कुछ ट्रैक पर काम चल रहा था, तो मैं प्रभात खबर के दफ्तर चल गया, क्योंकि मुझे बुखार था तो मुझे वेट करना था। और वहाँ गए तो फिर संपादक जी से मुलाकात हो गई संयोग से, और संपादक जी ने कहा हाथ में किताब लेते देखते कि पढ़ लिए, चेहरे पे दिख रहा है कि पढ़ लिए। फिर मैंने बताया उनको, बड़ा डिस्टर्ब हो गया इसकी वजह से। उन्होंने कहा कि जो भी लिखे हो ले आके सबमिट कर देना। तो वो डायरी के ही कुछ अंश मैंने सबमिट किए और वही आर्टिकल बना। तो मेरा जीवन का पहला आर्टिकल वही था। सर, कितने रुपए से आपने शुरुआत की थी? कितना तनख्वाह थी आपकी जो प्रभात खबर? मेरी तनख्वाह जानकर आप थोड़े से हैरान हो सकते हैं, लेकिन 75 रुपये पर आर्टिकल पर मैंने काम शुरू किया था। 75 रुपये पर? हाँ, और संयोग ऐसा है कि मेरे भैया ने 75 रुपये पर ट्यूशन से पढ़ाना शुरू किया था। भैया भी आपके बड़े हैं? मेरे भैया ही बड़े हैं जिन्होंने घर संभाल लिया। मैंने कहा कि अगर इस पूरी, अभी आप जहाँ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन में हम लोग हैं, मेरे पोजीशन में सबसे बड़ा रोल मेरी माँ का, मेरे भैया का, मेरी दीदी का रहा, और अब मेरी पत्नी का है। ठीक है, माँ तो माँ होती है, माँ का ऋण अगर परिवार के लेवल पर बात करें तो। लेकिन बहुत संघर्ष की दास्तान रही है। और भी बहुत बड़े बड़े रोल रहे हैं, गुरुओं के रहे हैं, लेकिन परिवार के लेवल पर ये स्ट्रक्चर। तो प्रभात खबर से आपने शुरुआत की, फिर आप कहाँ कहाँ भैया काम किए? फिर प्रभात खबर में काम किए तो संयोग हुआ कि शुरू में तो ये पहली किताब टाइप का कुछ आर्टिकल आया। उसके बाद फिर पहले तो छोटे मोटे काम किए थे, लेकिन पैसा कभी नहीं मिला था। अच्छा, पैसा मिला नहीं था? पहले नहीं मिला था। तो अब प्रभात खबर आने के बाद पहली बार ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए, यहाँ काम किए। संयोग से कुछ ही दिन बाद इलेक्शन था 2005 का, जब प्रभात खबर आए तो इलेक्शन में मुझे मिल गया मौका काम करने का। और उस समय टाइफाइड हुआ था, और इलेक्शन में संपादक महोदय उस समय अजय सर थे, तो उन्होंने कहा कि 10 इंटरव्यूज़ करने हैं तुम्हें 10 दिन के भीतर। और ये एक टफ टास्क था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जाकर इंटरव्यू करना था हर दिन। तो वो 10 इंटरव्यू मुझे याद है कि मैंने 2.5 दिन में कर दिए थे। 10 इंटरव्यू 2.5 दिन में? हाँ, और टाइफाइड की अवस्था में कर दिए थे, क्योंकि जुनून था काम करने का। और ये तय था कि अब जाना इसी क्षेत्र में है। वो उसका कारण ये है कि पत्रकारिता के पहले मैंने एक बार घर के कहने पर, मेरे भैया की अपनी इच्छा थी कि वो इंजीनियर बने, वो पापा के नहीं रहने में नहीं बन पाए। अब उनकी इच्छा थी कि मेरा भाई बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हाँ,
तो उन्होंने मुझे पटना भेज दिया पढ़ने के लिए। केसी सिन्हा से उस समय बहुत ही टॉप के अध्यापक थे और आज भी हैं केसी सिन्हा सर। उनकी बुक लोगों ने केसी पढ़ी सिन्हा सर की किताबें आती हैं। केसी सिन्हा सर मैथमेटिक्स से बहुत बड़े बहुत जानकार बड़े। हैं। उनसे हम ट्यूशन पढ़ने का मौका मिला कोचिंग में। तो फिर वहाँ पढ़ के और फिर फाइनली एग्ज़ाम होता था। उस समय आपको ध्यान होगा या सुना होगा आपने कि यूपी का अलग एग्ज़ाम होता था, एमपी का अलग एग्ज़ाम होता था, हर एक स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता था इंजीनियरिंग के लिए। कंबाइंड कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। तो उसमें यूपी वाले में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें भी 2 तरह के सीट्स हुआ करते थे। एक तो पेड होते थे जो डोनेशन बेस्ड, एक सरकारी होते थे जिसमें कम पैसा लगता था। तो करीब वही पूरा सब कुछ मिलाकर साल का खर्च मेरा था 67,000 के आसपास, 67,000 के 67,000 के आसपास, जो हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि कैसे जुगाड़ हो। उसमें मुझे काउंसलिंग में जाते हुए 10,000 रुपये जमा करने थे, नहीं जमा हो पाया। 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तब फिर आपने, और वो जमा हो जाता, लेकिन उसके पहले मतलब भैया किसी से पैसा लेते, कुछ करते, मतलब उन्होंने कहा था कि तुम निश्चिंत रहो, इसकी चिंता तुम मत करो, ये तुम्हारा काम ही नहीं है कि कैसे होगा। वो उस तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन अब मैं भी उसी तरह का व्यक्ति था कि भाई इसको छोड़ कैसे दें, आपको मझधार में कैसे डाल दें। तो मैंने तय किया और एक शाम को मैंने फ़ोन किया पटना से भैया को कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी छोड़ना चाहता हूँ। उस समय कैसा रहा होगा कि उनका क्या रिप्लाई था उस समय? उस समय थोड़ी देर सन्नाटा था, लेकिन कई बार मुझे इस बात की समझ बहुत पहले से है कि कुछ दुख अर्जित करने पड़ते हैं और ये दुख ज़रूरी है कि आगे सब कुछ ठीक रहे। तो मुझे ठीक से अंदाज़ा था कि अगर पूरी तैयारी के दौरान 4 लाख का भी कर्ज हो गया, जो कि 4 लाख हमारे लिए बहुत बड़ी बात है उस समय के पहले के समय में, तो 4 और लोन के इसको सबमिट करने के लिए मेरे भैया रात भर बैठकर 10 रुपये पर पेज के हिसाब से डिज़ाइन किया करते थे। मैं जानता था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। दिन भर ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, फिर रात भर काम करना, फिर 2 घंटा सोना, फिर सुबह से ये लग जाना, ये साइकिल मैंने देखा था। तो मैंने तय किया कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, इंजीनियर बहुत सारे बच्चे जो है जो तैयारी करने के फेज में होते हैं, बहुत प्रयागराज में ही देखिए तो बहुत ज़्यादा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे आते हैं, बहुत गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, और काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब बहुत मजबूरी रहती है उनकी। क्या सफलता की राह में गरीबी मजबूरी होती है कि उनके हौसले उस तरीके से नहीं बन पाते? देखिए, मजबूरी नहीं होती है कुछ भी, लेकिन परिस्थितियां होती हैं। आप मजबूरी, जब मैं अगर कह रहा हूं कि हम किसी तरीके से इससे निकल गए, तो ठीक है, हम मेरे हौसले की भी बात है, लेकिन कुछ परिस्थितियों की भी बात है। परिस्थितियां गिराती भी हैं, उठाती भी हैं। हर व्यक्ति के साथ आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि गरीबी किसी के आड़े नहीं आई। हाँ, लेकिन ये माइंडसेट अगर हमने बना लिया कि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें हमें बड़ा दर्द हो रहा है, हम बड़े मतलब खुद को ही दया के भाव से देखने लगे, तो दिक्कत हो जाती है। तो खुद को तो दया के भाव से कभी मत देखिए, और अल्टीमेटली खुद को इस तरीके से देखिए कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्य मिला है आपको संघर्ष करने का। क्योंकि जितना भी आप किसी चीज़ को रगड़िएगा, घिसिएगा, सोना ऐसे ही नहीं बनता, मांझना पड़ता है। तो वक्त ने अगर मांझने का मौका दिया है तो इससे बढ़िया क्या बात है। किसी किसी को तो मौका ही नहीं मिला समझने का, है ना। तो इसलिए गरीबी और संघर्ष को आड़े मत आने दीजिए दिमागी तौर पर, और परिस्थितियां फिर साथ देंगी, आप निकलेंगे। लेकिन आप तो हौसला कीजिए। बहुत बचपन में हमने सुना था कि भाई पश्चिम की है एक कहावत, उसको धोखो राम सहायक उसके होते, जो होता है आप सहायक। खुद ही अपनी सहायता करने लायक नहीं है तो फिर कैसे वक्त कैसे सहायता करेगा, ये भी बात है। सर, आपने शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में, यूपीएससी के क्षेत्र में बहुत सारे बड़े परिवर्तन किए हैं। आपके बहुत सारे कुछ बहुत बड़े प्रोग्राम भी रहे हैं, कुछ माइलस्टोन प्रोग्राम भी रहे हैं, तो क्या आप उसको रिकॉल करना चाहेंगे यहाँ पे? प्रोग्राम्स के बारे में देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा योगदान बिल्कुल भी बड़ा नहीं रहा है। पहले तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं जब गया था तो हाँ, इस ज़ील के साथ गया था कि मेरे पास 2 विकल्प है। एक तो मैं इंजीनियरिंग करूं और उतना पैसा जब खर्च नहीं करना है, तो अब एक विकल्प है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैं क्या काम कर सकता हूं। और वो मेरे पास विरासत में मुझे कलम मिली थी। विरासत में कलम का मतलब है कि पापा के लिखने वाला शौक मेरे में आ गया था। कोई ऐसी लाइन जो बहुत आपको प्रेरणा देती हो? मेरे लिए हमेशा 4 लाइनें प्रेरणादायक रही हैं। हालांकि मैं कई बार अपने विद्यार्थियों को बता चुका हूं, तो जो लोग पहले देख चुके हैं वो कहेंगे कि सर फिर से वही 4 लाइन बोल रहे हैं। लेकिन वो 4 लाइन ही ऐसे थे जिन्होंने संघर्ष के समय, देखिए संघर्ष के समय में कोई भी व्यक्ति मशीन नहीं होता, और सारे लोग इंसान जो बने हुए हैं वही खून मांस सब कुछ वैसा ही है। तो हार्मोन्स वैसे ही बह रहे हैं, दर्द वैसा ही हो रहा है, ठीक है, भावनाएं वैसे ही उबाल मार रही हैं, फपक के रोने का मन करता है, कभी रोता भी है इंसान, और कभी अकेले में
रात में 2 बजे बैठकर विचार भी करता है कि क्या होगा, कैसे होगा। जब आप मझधार में होते हैं तो उस समय सिर्फ संभावनाएं होती हैं, आप डूब भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। तो दोनों बातें होती हैं। तो मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पहले से ही सब कुछ तय किसी के जीवन में होता नहीं है। लाइनें वो उन 4 लाइनों ने मुझे रोज़ एक प्रेरणा दी है और हिम्मत दिया है। भटकनों में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। भटकनों में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। शक्ति की खोई हुई पहचान जगती है, आदमी जब बेतरह असमर्थ होता है। ये मेरे डायरी पर हमेशा लिखा रहा और मैं कभी भी उस तरह का आदमी हूँ। हालांकि अब मेरे घर में लोग मजाक उड़ाते हैं इसका, कि मैं इन 4 पंक्तियों के साथ कई सालों तक रहा। अच्छा। और ये 4 पंक्तियां मेरे हर डायरी पर लिखे रहते थे, क्योंकि मैं डायरी खोलूं तो ये 4 पंक्तियां मुझे बताएं कि जब इंसान असमर्थ होता है उसी समय शक्ति की पहचान जगती है। तो इस तरह से मैंने कल भी अपने शूट में जो इंटरेक्शन हो रहा था, एक बच्ची थोड़ी सी उदास थी, तो मैंने उसको यही कहा कि ये आंख नम करने की बात नहीं है, तो गर्व करने की बात है। आपको मौका मिला, और किसको मौका मिला है कि खुद आपने 2017 से अभी तक 25 तक आपने खुद अपने बूते प्रयागराज जैसी जगह पे सरवाइव किया। कोचिंग पढ़ाती थी वो लड़की जो हाँ, पढ़ाती थी। वो याद होगा। हाँ, याद था, आपके सामने मैं बैठा था। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, ये तो प्राउड भर दीजिए उस बच्ची में। अब बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, ये एक प्राउड वाली बात है। सर, आपके जो माइलस्टोन प्रोग्राम रहे वो कौन से रहे? यूपीएससी में? हाँ, तो पत्रकारिता में तो मैंने बता दिया कि कोई बड़ा योगदान नहीं रहा मेरा। पत्रकारिता में तो फिर हम लोग वही एंकरिंग किए और प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर रहे, तो कॉपी लिखे, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे, वो सब कुछ किए। लेकिन योगदान कहने का मतलब होता है कि कुछ आप नया काम करते हैं या फिर कुछ बदलाव करते हैं। लेकिन यूपीएससी के फील्ड में आकर आप कह सकते हैं कि योगदान रहा। उसका रीज़न था कि मेरी मीडिया की समझ और यूपीएससी में जो मैंने अपनी तैयारी में गुजारे थे दिन। फिर मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर लूँ कि मैं जब 7-8 साल नौकरी कर चुका था, उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था अपनी तबीयत खराब होने की वजह से। तबीयत मेरी खराब हुई थी? लीवर मेरा इन्फेक्शन हो गया था, जॉन्डिस हो गया था बेसिकली। बट जॉन्डिस बहुत सीवियर हुआ, पता ही चला 7.8 समथिंग था, 7.4 समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 7 के आसपास मुझे याद है। डॉक्टर ने कहा एडमिट हो जाइए। तो मैंने अपने सर को, जो हमारे हेड थे उस समय, अभी टाइम्स नाउ का जो नव भारत है उसके हेड हैं, तो उनसे मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, एडमिट करने को बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कितना है बिलरुबिन मैंने सुना नहीं था कभी। तो फिर मैंने जब बताया उनको तो बोले कि एडमिट हो जाए। फिर एडमिट हो गए और वहाँ 3 महीने का ब्रेक लेना पड़ा। और फिर 3 महीने का एक और ब्रेक आया। उसमें मेरी सिस्टर ने 2008 में दिया था इंटरव्यू, 8-9 में, यूपीएससी का। तो किताबें थी उनके पास और मैं उन्हीं के पास पुणे में, अब केवी में है वो, उस समय भी केवी में थी जब मैं उनके पास गया रेस्ट करने। तो किताबें मिल गई, बिपिन चंद्रा मिल गए। तो वहाँ से फिर बात शुरू हो गई। फिर मुझे लगा कि ब्रेक लेकर यूपीएससी की तैयारी कर लेनी चाहिए। कितनी एज की उम्र में आपने यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया था? 28, साढ़े 28। उस समय 30 साल ही हुआ करती थी उम्र। भाई जो वीडियो देख रहे हैं वो पहली बार जान लें, तैयारी की कोई उम्र नहीं होती है। और सर तो 28 पे करना स्टार्ट किए। और आपने अटेम्प्ट भी दिया था? हाँ, अटेम्प्ट दिया ना। कुछ हुआ था उसमें? तो पहला अटेम्प्ट जब मैंने दिया था 28 वाले 28.5 का था, तो मैं गया ही था जनवरी में मुखर्जी नगर। और शुरुआती मकसद तो ये था कि यहाँ पॉलिटी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और वापस हो जाएंगे अपने फील्ड में। अच्छा। तो यूपीएससी का भी प्राइम टारगेट रहा ये नहीं कह सकते, बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ, मेरे मन में कभी ये ख्वाब नहीं रहा। जैसे मेरे सिस्टर भी जब तैयारी करती थी तो उनका दबाव रहता, मैं उस समय भी कुछ कुछ पढ़ के उनको पढ़ा दिया करता था। अच्छा, पत्रकारिता याद कराना, हाँ, हिंदी साहित्य पढ़ाना हो, हिस्ट्री उनकी किताब हुआ करती थी तो खुद ही पढ़ता था, उनको रिकॉल कराते रहता था। एग्ज़ाम है तो उसके पहले उसके नोट्स को रिवाइज कराना, ये सब काम से तो मैं यूज्ड टू था बहुत पहले से। कई सारे, क्योंकि वो इलाका ऐसा था ना, कई सारे दोस्त भी ऐसे थे जिनका कॉपी वॉपी भी चेक कर लिया करता था। लेकिन हाँ, यूपीएससी के बारे में जो असली समझ बनी वो बनी बाद में। तो जब पत्रकारिता करने से थोड़ा दिमाग भी खुल जाता है, नौकरी वोकरी करने से समझ आपकी अच्छी हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एक्सपोजर आपके पास बहुत होता है, आप डिबेट प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों से मिल रहे हैं, पैनलिस्ट एक से एक अच्छे आते थे, जानकार लोग आते थे, उनसे बातचीत होते रहते थे। ये सब करते कराते फिर ऐसा मौका आया तो मैं गया, इसीलिए कि यूपीएससी को एक बहाना बनाते हुए मैंने तय किया कि पॉलिटी और संविधान की समझ अच्छी कर लेंगे और इकोनॉमिक्स अच्छा समझ लेंगे तो बात बन जाएगी, फिर वापस आएंगे। क्योंकि
पापा के एक्सीडेंट के बाद से ये एक गैप रह गया। अब इस गैप को बांधना, पाटना जरूरी था, नहीं तो जीवन भर ये कॉम्प्लेक्स रह जाता कि भाई एक घटना ने आपको कभी रुक कर पढ़ने समझने का मौका। जैसे यूनिवर्सिटीज़, अब जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए तो मुझे हमेशा अफसोस है कि मैं अब आज नहीं कर सकता। छोटी उम्र में नौकरी में आ जाने से हमेशा ये दबाव रहा कि अब नौकरी छोड़कर कैसे जाएं किसी यूनिवर्सिटी में। हाँ। तो हमेशा ये है कि एक ऑल्टरनेट रूट लीजिए। आपको मतलब कमी महसूस होती है कि आप हमेशा। अभी कल भी आप गए थे जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ बोले आपकी ओपनली आपने बोला कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैं जेएनयू में मेरे सारे और बहुत सारे सीनियर और दोस्त हमेशा से रहे हैं, डीयू में भी, जेएनयू में भी, यहाँ भी, बीएचयू में भी, और ये सारे टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरा बस दुर्भाग्य ये है कि किसी पॉइंट पर ये मौका नहीं मिला कि मैं नौकरी छोड़ दूं। भाई मेरी अगर कमाई 7,000 रुपये आ रही है तो 7,000 अब ये शौकिया कमाई नहीं है। इस 7,000 से मेरे घर का बनता बिगड़ता है। तो मेरा प्राइम मकसद उसी समय से था कि मैं अपने भैया का हाथ बटा पाऊँ। और सबसे पहला काम मैंने किया, मेरी सिस्टर तैयारी कर रही थी, जब बड़ी हैं दीदी, उस समय मैंने पहला काम किया कि जैसे ही नौकरी का पैसा आता था, वो एनडीटीवी से आया या फिर मैंने दिल्ली का खर्चा संभाल लिया। तो मेरे जीवन का टारगेट समझिए, मेरे जीवन का टारगेट है कि दिल्ली का पैसा खर्चा संभालना है। आईएएस आईपीएस टारगेट नहीं है ना। सर भले ही आप बोले उससे आपका दुर्भाग्य रहा, लेकिन आप आज जिस स्थान पे हैं, आप क्या अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? बहुत, लाखों बच्चों की प्रेरणा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच बात है कि मैं किसी भी और फील्ड में रहता, देखिए बिहार से मैं जिस जगह से हूँ, शिक्षक का महत्व तो बहुत बाद में समझ में आता है। और मैं जिस जगह से आया हुआ हूँ ना, वो मेरी गलती कहिए या फिर पढ़ाने वालों की कहिए, किसी पर आरोप कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी समझ वैसी नहीं थी कि हम समझ पाएँ इस समाज में कैसे समाज को देखना चाहिए, देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, महिलाओं के बारे में आपका नज़रिया क्या है, आप उनको क्या समझते हैं, ठीक है, आप उनके योगदान को क्या समझते हैं, और इस तरीके से अपने समाज में जो वंचित तबके के लोग हैं उनके बारे में आपका नज़रिया कैसा है, ये सब कुछ मुझे बाद में समझ में आया। शायद आपकी आंखें भी थोड़ी नम हो रही हैं और वो धीरे धीरे समझ में आया। तो इसलिए कहेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें फ्रेम होती हैं, शेप होती हैं, और जब आपको एक समय समझ में आता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो पीछे मुड़कर देखिए कि अभी जो आप कर रहे हैं वो उन सारी जिंदगियों से सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके साथ एक तमगा लगा शिक्षक का, ठीक है, और शिक्षक बोलते के साथ आप बहुत ऊपर हो जाते हैं। ये अहमियत बाद में पता चलती है, जब तक आप पढ़ते रहते हैं तब तक नहीं पता चलती, लेकिन समझ में आता है कि अगर झुकना है तो इनके सामने झुके। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आपके प्रोफेसर्स मिलेंगे जब, कल भी वहाँ बहुत वो भी बहुत विनम्रता से आपने मिला, वो भी बहुत, मतलब हिंदी के विभाग के प्रोफेसर थे जो बहुत अच्छे से, शिक्षक बनना सर अपने आप में अहमियत बाद में समझ में आई। सर यूपीएससी के आप शिक्षक हैं, और क्या हर एक बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? हर एक बच्चे को, दुनिया में जो भी चल रहा है वो हर एक के लिए है नहीं। जैसे ही हर एक आ जाए तो सतर्क हो जाइए, हर एक के लिए कोई काम कैसे हो सकता है। यूपीएससी की तैयारी किसको तो यूपीएससी की तैयारी सिर्फ उसको करनी चाहिए जिसके, देखिए बहुत सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन थोड़ा अपने रीच को आंकते हुए, अपनी योग्यता को आंकते हुए, ये काबिलियत का मामला है नहीं, कोई भी परीक्षा काबिलियत का मामला नहीं है। आपकी काबिलियत पर कोई डाउट नहीं क्रिएट करता, लेकिन हाँ मान लीजिए मुझसे कहिएगा कि 20 मीटर छलांग मारनी है, और मेरा शरीर अगर 20 मीटर छलांग मारने के लिए फ़िलहाल कैपेबल नहीं है, और मैं इच्छा भी नहीं रखता हूँ 20 मीटर छलांग मारने की, तो मुझे पहले ही जज कर लेना चाहिए कि भाई ये छलांग वाला काम मैं नहीं करूँगा, मैं तो स्विमिंग पूल में नहाऊंगा, ठीक है। तो ये अंतर हमेशा आपको खुद ही जज करना पड़ेगा। आप चाहते भी नहीं फिर भी कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि भाई आपसे ये समुद्र की तरह है, मेरे अंदर धैर्य नहीं है इतने, जैसे मुझे शुरू में पता था, तो मैं इसीलिए नहीं घुसता था कि भाई इतना पेशेंस कहाँ है, नौकरी छोड़कर पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, यहाँ 5,000 रुपये कमाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। जब ऐसा मौका आया कि हाँ अब अकाउंट में पैसा है, तो छोड़ दिए नौकरी, फिर गए करने तैयारी। फिर तैयारी भी तो नहीं किया, फिर आपने फिर सीधे? नहीं तैयारी की है, 2.5 साल आपने साथ तैयारी की थी? हाँ तैयारी की, उसमें सीसेट मूवमेंट भी किए, उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया मैंने।
सीसैट वाले आंदोलन में ना? सीसेट 2014 में। नेतागिरी भी मतलब आपने की है जीवन में? नहीं, उसके पीछे जो मीडिया बॉडी का वाडी इस मैनेजमेंट तरीके से है, मतलब मीडिया लगता ही तो है, मतलब एकदम धाकड़ तरीके से। कहीं भी किसी के सामने चले जाएंगे तो वैसे भी कोई नहीं बोलेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लीड करने की पहले से ही काबिलियत थी, वो विरासत से ही मिली है आपको? वो कह सकते हैं कि पिताजी का व्यक्तित्व ऐसा था। अच्छा, तो अभी काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। अब जो मुख्य मुद्दा है कि जिसके लिए बच्चे आपको शायद बहुत बच्चे सुनना चाहेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे, प्रयागराज के बच्चे, पूरे भारत के बच्चे जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो जो बच्चे 12th पास करके आ रहे हैं, अभी यूजी में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वो बच्चे अपनी यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत कैसे करें? देखिए, 12th पास करके आ रहे हैं, इसका मतलब आप 2028 में के पहले एग्जाम देंगे नहीं। हाँ, 2028-29 में देने वाले जो बच्चे हैं वो अपने एक तो स्कूलिंग पर ध्यान दें। अगर ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो। सर, नई शिक्षा नीति भी इस समय आ चुकी है, थोड़ा उसके पर्सपेक्टिव में भी बात करिएगा, क्योंकि एनईपी 2020 अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लागू हुई, तो उसमें और 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट है, तो सेमेस्टर प्रणाली भी है, समय समय पे टेस्ट भी होता है, तो उसके रिगार्डिंग ही बात करिए, क्योंकि कोचिंग भी उनको एक तरीके से रहता है, कोचिंग करने का उनको मौका नहीं मिलता, एकेडमिक्स कैसे बैलेंस करें, तो उसके रिगार्डिंग सर थोड़ा सा। एनईपी 2020 तो ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है और अपग्रेड किया गया है, पढ़ने के तरीके को और बेहतर किया गया है। तो एनईपी लागू होने से आपको मदद ही मिल रही है, कहीं नुकसान नहीं हो रहा है। आप एनईपी के क्लॉजेस धीरे धीरे आप देखेंगे हर कुछ दिनों पर आते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ एक डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स में मत पड़िए, जैसे कोर्स के भीतर का कंटेंट को लेकर कुछ डिस्प्यूट है, वो बहुत मेजर फैक्टर नहीं है बच्चों के अभी इफेक्टेड होने की, ठीक है। तो एनईपी को आप बेहतर मान के चलिए, एकेडमिक्स पर ध्यान दीजिए। कभी भी एकेडमिक्स पर ध्यान दिए बगैर कोई परीक्षा अगर आप करते हैं तो वो बैकफायर कर सकता है। आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर +2 में हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ आप तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है आपका ये एग्ज़ाम निकल जाए और ग्रेजुएशन फंस जाए। बहुत सारे बच्चों को आता भी है, ऐसा होता है। आईआईटी में कई बार ऐसा हुआ है कि +2 में रिजल्ट नहीं आया और आईआईटी में निकल गए। उसके बाद वो नहीं होना चाहिए, वो तो गड़बड़ है। तो इसलिए अपनी तैयारी को 12वीं अगर आपने पास किया है तो पहले तय कीजिए कि इस सागर में पैर रखना है कि नहीं, तट से अंदर जाना है कि नहीं, और अगर जाइए तो पूरी हिम्मत के साथ जाइए। पहले से जितना 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन सोचना है, दिमाग का मंथन कर लीजिए, और जब जाइए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा उर्वर भूमि है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप 12th पास करके गए हुए हैं। 3 साल का वक्त आपको अपने एकेडमिक्स के लिए भी है और अपने इस तैयारी के लिए भी है। धैर्य के साथ 3 साल तैयारी कीजिए। शुरुआत ही में कुछ हैबिट्स बना लीजिए, जैसे अखबार पढ़ने की एक आदत बना लीजिए, जैसे PYQs देखने की आदत बना लीजिए। PYQs के साथ सिलेबस डेली बेसिस पे 1-2 दिन पे देखने की आदत बना लीजिए कि भाई पॉलिटी है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये हैबिट का पार्ट है। और एक और हैबिट का पार्ट बनाइए कि किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसके बारे में 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख पा रहे हैं कि नहीं। लिख पा रहे हैं मतलब पूरा का पूरा नहीं लिख रहे हैं, फिर भी 5 पॉइंट अगर इंडिकेट करना हो तो वो कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कल जो पेपर आया हुआ है, तो आप अगर पॉइंट्स इंडिकेट करना जानते हैं तो फिर बहुत आराम से वो पेपर सॉल्व होंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ हैबिट्स बनाइए तो आप करंट अफेयर्स पर जब आपको एग्ज़ाम देना होगा काफ़ी तैयार होंगे, क्योंकि आपकी एक डेली हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और उसी से आपका करंट अफेयर्स हो जाता है बेसिकली। कुछ एक छूटता है तो मैगजीन से कवर हो जाता है। एनसीईआरटी सर क्या रूल रहता है? एनसीईआरटी अगर 28 में देने वाले हैं ज़रूर पढ़िए। देखिए, मैं सिर्फ 26 वालों को कह रहा हूँ कि 26 वाले अब टाइम नहीं है इसलिए, अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़िए, क्या दिक्कत है। 27 वाले भी पढ़ सकते हैं, 28 वाले भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। तो मतलब 12th पास करके आए तो सबसे पहले अपने वो एकेडमिक्स पे ध्यान दें। एकेडमिक्स पे ध्यान दें, बेसिक पर ध्यान दें, बेसिक समझ पे ध्यान दें। जब नींव अच्छी हो जाती है, इमारत बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको भी पता है कि ज़्यादा टाइम तो नींव खोदने और नींव को मजबूत बनाने में लगता है। उसके बाद इमारत खड़ा करना तो बहुत आसान काम है। उसमें 4 घंटा बढ़ाएंगे तो तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब बना लेते हैं तो कंटेंट जितना उसके ऊपर चढ़ाना है चढ़ा लीजिए। सर, आप भी स्टडी IQ IAS से जुड़े हुए हैं, कोचिंग करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि अनिवार्य नहीं होता। आजकल सर मार्केट में इतनी सारी कोचिंग आ गई है, मार्केट ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब तो शिक्षा जो है, मैं डायरेक्टली क्या ही बोलूँ क्योंकि ये बहुत पवित्र चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट है कंटेंट का मार्केट में कि बच्चे एकदम खो से गए हैं इसमें। कोचिंग कौन सी करें, कौन सी कोचिंग ना करें, कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टॉपर्स के इतने सारे इंटरव्यू, कोई कहता है कि हम बिना कोचिंग के ही सफलता प्राप्त कर ली है, कोई कहता है कि कोचिंग करना ज़रूरी है। तो इसे बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों के अंदर। देखिए, कोचिंग का मतलब समझ लीजिए ना, कोच करने का मतलब है कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा।
अब कोचिंग आपकी सफलता की गारंटी कभी भी नहीं है। ये कोई भी कोचिंग अगर दावा करे कि भाई मेरे यहाँ आइए और एडमिशन लीजिए और समझिए आईएएस बन ही गए, तो आप तुरंत अपने कान खड़े कर लीजिएगा कि ये गड़बड़ है। तो कोई भी कोचिंग ये दावा नहीं कर सकता और कोई भी शिक्षक ये दावा नहीं कर सकता। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सारे दावे झूठे होते हैं अगर कोई करता है तो। दूसरी बात, टॉपर होने का मतलब क्या है? किसी ने उस परीक्षा को अपने तरीके से पास किया है, अब वो तरीका आपका तरीका नहीं हो सकता। तो कोई शिक्षक बोले या कोई टॉपर बोले, अगर इम्पोज कर रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, तो आप सिर्फ वो उसकी राय को सुन रहे हैं। अगर वो राय आपके काबिल है तभी आप उसको फॉलो करिए, अदरवाइज मत कीजिए। और ये जीवन में भी होगा। जीवन में 50 दोस्त आपके क्या कर रहे हैं, आप हर सक्सेसफुल दोस्त के को आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप ये समझिए कि उसमें से आपके लिए क्या अच्छी बातें हैं, बस उतना निकालिए। और हो सकता है अब भाई कोई रात भर पढ़ता था टॉपर, तो आपने रात भर पढ़ना शुरू किया। हो सकता है आप रात भर पढ़ने वाले व्यक्ति ही ना हो, रात में बोझिल हो जाते हो, उसके लिए वो फेवरेबल था, आपके लिए ये फेवरेबल। तो अपने हिसाब से बनाइए। कोई एक ही विषय दिन भर में पढ़ता था और किसी टॉपर को सुनिएगा कि वो एक साथ 3 विषय लेके चल रहा है, हर विषय 2 घंटा पढ़ रहा है, टॉप तो कर गया, लेकिन अब टॉप कर गया तो आप अपना स्टाइल चेंज कर दें। अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने तय करने की, मतलब इस लेवल पर कॉपी मत करिए कि वो लौकी की सब्जी खाता तो हम भी खाएंगे तो हो जाएगा। दिमाग लगाइए कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो टॉपर्स क्या कहते हैं वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। किसी पर भी आप तुरंत शक की निगाह से देखें, ये भी ठीक नहीं है। हो सकता है उनकी तरीका यही हो उनका। सर डेकार्ट एक दार्शनिक था, वेस्टर्न फिलॉसफी का, वो कहता है कि आपको संदेह करना चाहिए और संदेह तब तक करें, मतलब पर्सनल रिश्ते पे संदेह नहीं, लेकिन संदेह आपको करना चाहिए, हर एक चीज़ पे संदेह करना चाहिए। तो कोचिंग पर भी बच्चों को संदेह करना चाहिए। संदेह करिए, कोई डाउट नहीं है कि संदेह करिए, लेकिन संदेह आधार के साथ कीजिए, निराधार मत कीजिए किसी पर भी। तो संदेह कौन से आधार हो सकते हैं सर उसके लिए? संदेह जैसे है, अगर आपको कि कोचिंग ही जरूरी है कि नहीं, तो आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, वो कभी नहीं बोलेगा कि नहीं कोचिंग अनिवार्य है। मैक्सिमम टीचर से हमने पूछा, मतलब बहुत सारे टीचर से कोचिंग जरूरी है कि नहीं, इसका भी जवाब है कि जरूरी नहीं है। और जरूरी भी है सर, और जरूरी है तो वो दूसरे तरीके से जरूरी है। अब आप ये नहीं कह सकते जरूरी का मतलब अगर अनिवार्य के सेंस में है तो जरूरी नहीं है, और जरूरी का मतलब अगर मददगार के सेंस में है तो जरूरी है। दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं ना। अगर ये अनिवार्य के सेंस में कह रहे हैं कि जरूरी है कि नहीं, तो जरूरी नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है। और अगर मददगार के सेंस में कह रहे हैं तो जरूरी ये है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी तो आप प्रयागराज में हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या राय है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ग्लोरी अपने आप में बहुत गरिमामयी रही है, और वास्तव में यहाँ से बहुत साहित्यकार, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निकले हैं। तो आप तो मुखर्जी नगर भी जाते हैं, आप पटना भी जाते हैं, आप जयपुर जाते हैं, आप प्रयागराज भी आते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बच्चों के बारे में क्या कहना है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में आपकी क्या राय है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मेरे एक चाचा हुआ करते थे, अब नहीं है दुर्भाग्य से। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे। हम लोग उस समय हाफ पैंट पहनकर घूमा करते थे। वो आईएएस की तैयारी करते थे। 1991 की बात होगी शायद, या 92 की बात होगी। तब हमने पहली बार जाना था कि आईएएस की परीक्षा में प्रीलिम्स निकला है उनका, पूरे गांव जवार में हल्ला था कि प्रीलिम्स निकला है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पहला जो परिचय हुआ उन्हीं के ज़रिए हुआ। वो बड़ी तारीफ़ किया करते थे। फिर कई सारे दोस्त भी पढ़ाई किए वहाँ पे। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में के बारे में कहना, 1887 का जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है और गोल्डन एरा उसमें उसका रहा है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, हाँ, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में तो जितना कहिए उतना कम है। ठीक है, कल एहसास हुआ ही, अंदर जाकर बैठकर एहसास हुआ। आप तो गए भी थे अंदर ना, मतलब जैसे जेएनयू जाते हैं, इमारत को ही आप, और वीरज सर भी शायद आपके साथ गए थे, तो उसकी इमारत को ही निहारते रह गए, क्योंकि उस कला और संस्कृति के अध्यापक हैं और आप राजनीति शास्त्र के अध्यापक हैं। तो वेल नोन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां, और मेरे ख्याल से इस बार शक्ति दुबे मैम का AIR 1 रैंक आया। देखिए, कम से कम 20 IAS फिर से प्रयागराज में एक बयार बह रही है। हाँ, आ गई है सर, मतलब ये एक तरीके से टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं, क्योंकि शक्ति दुबे मैम का AIR 1 रैंक लाना, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलुमनाई होना, और इसके साथ साथ कम से कम 20 बच्चे इस तरीके से जो प्रॉपर IAS बने इस बार, तो वो पुराना वाला फेज लग रहा है कि वापस आ रहा है। सही बात है। आखिरी संदेश क्या बच्चों को देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सेशन चल गया और तैयारी के विषय में बात होगी, आपके जीवन के भी विषय में बात हो गई।
तो आखिरी मैसेज क्या, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज यही कहेंगे जो अभी आप कह रहे थे कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए, संदेह कीजिए, संदेह निराधार ना हो। आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए और आंख बंद करके किसी को खारिज भी मत कीजिए। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखिए, स्पून फीडिंग से बचिए। कोई चम्मच से उठाकर अगर आपको कह रहा है कि मैं दूध रोटी मिलाकर मिक्स करके मैश करके बढ़िया से आपको एक चम्मच खिलाऊंगा और आपका पेट भर जाएगा, तो ध्यान रखिए कि आपको आटे की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, और कोई बताने वाला चाहिए कि इस आटे में पानी इस मात्रा में डालकर अगर हाथ से उसको गूँथोगे तो आटा गूँथ जाएगा, फिर उसको इस तरीके से करोगे तो रोटी बन जाएगा। ये सिर्फ आपको बताने वाला चाहिए, वही कोचिंग है, वही टीचर्स है, वो मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति चाहिए। अदरवाइज स्पून फीडिंग से आज तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ इंसान पंगु बनता है, अपना दिमाग खो देता है। जो अभी हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे थे, एआई सब कुछ तैयार करके दे दे रहा है और इस बात की संभावना भरपूर है कि धीरे धीरे आपका दिमाग खत्म होने लगेगा। तो इस बात को भी समझिए कि जो भी स्पून फीडिंग वाली बीमारी है उसको दूर रखिए, खुद से एक्सप्लोर करने की आदत डालिए, कुछ चीज़ों को खुद खोजने की आदत डालिए, सिलेबस के पार्ट को खुद ही थोड़ा एक्सप्लोर करके निकालिएगा, अच्छी समझ बनेगी, बार बार किसी पर निर्भरता नहीं होगी और इससे दोनों काम हो जाएंगे। संदेह कीजिए भी और निराधार संदेह मत भी कीजिए। स्टूडेंट का यही कर्तव्य है। कुछ सवाल हैं, कुछ बच्चों ने भेजे थे सवाल सर। हाँ, आपकी लाइफ के बारे में एक एक शब्द में उत्तर देना है। फेवरेट डिश आपकी? एक शब्द में उत्तर देना है। शब्द मतलब आप उसके एक बारे में शब्द में उत्तर दे नहीं पाता। सर फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? फेवरेट मेरी लिट्टी चोखा। टिकिया पंडित जी की? नहीं, वो फेवरेट नहीं के मतलब अच्छा लगता है, लिट्टी चोखा से अच्छा नहीं लगता। अच्छा, फेवरेट डिश लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा है। फिर फेवरेट, उसके बाद मैं सीधे साउथ चला जाता हूँ, सेकंड नंबर पे डोसा। फेवरेट बुक कौन सी है आपकी सर? फेवरेट बुक है कितने पाकिस्तान। अच्छा, वो कमलेश्वर क्यों? उसके कॉन्टेक्स्ट पर कभी लंबी बातचीत करनी अच्छा, पड़ेगी। बात करेंगे, ठीक है। फेवरेट नेता कौन एक है? आधा गांव भी है, राही मासूम रजक। फेवरेट नेता कौन है सर? चार फेवरेट, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ इसमें। हाँ बताइए। ममता बनर्जी। अच्छा, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन दे रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी। फिर तो नरेंद्र मोदी ही हैं। अच्छा, फेवरेट स्टेट कौन सा है आपका? फेवरेट स्टेट अपना बिहार। आपको लग रहा है कि इलाहाबाद में बैठ के आपको तो यूपी कहना चाहिए था, लेकिन बिहार। फेवरेट जगह मतलब स्टेट तो गोवा। आपके गोवा। अच्छा, गोवा गए हैं आप? जाते रहते हैं? 8-10 बार। साल भर में मतलब एक बार प्लान हो जाता है आपका? हाँ, समझिए तीर्थ यात्रा ही है। लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके कौन रोल अदा किया है आपकी सफलता की इस जर्नी में? प्रेरणा के स्रोत पर कहेंगे तो मेरे पिताजी, जो 11 साल 12 साल गुजरे और उसके बदौलत आज तक गुजर रहा है, एक आइडियल पर्सन के तौर पर। और साथ कौन दिया उसके बाद? एक इंसान बताना है। बाकी चीज़ों में कहेंगे तो मेरे भैया। भैया। अच्छा, कोई कमी आपके अंदर? बहुत सारी, और ये प्रैक्टिस भी हम लोग पापा के ज़माने से कर रहे हैं। अपनी कमियों को लिखो, 5 कमी। 3 कमी सर। 3 कमी? हाँ बताइए। मेरे पास 10 12 20 कमियाँ हैं। नहीं, 3 कमी। पहली कमी तो ये है कि जो मुझे नुकसान भी करती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा भावुक महसूस करता हूँ खुद को, जो नहीं लगता होना भी है। चाहिए। वो भावुकता कई बार गलत निर्णय की तरफ ले जाती है। तो एक तो कमी ये है, वो लगे ना लगे मैं जानता हूँ कि ये कमी है। दूसरी कमी है कि कुछ चीज़ों को लेकर, खास करके अपने बारे में, मैं ज़्यादा लापरवाह हूँ, इंक्लूडिंग अपने हेल्थ, ये जानते हुए भी कि ये भी कभी दुखदाई साबित हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस है वो ये है कि परिवार को सोचते हुए लगता है कि नहीं, कॉन्शियस रहना चाहिए। और तीसरी कमी है कि भीतर से थोड़ा ज़िद्दी लगती है। जिद्दी है, ये कमी है कि मजबूती है? नहीं, ये कमी भी साबित होती है कि जिसके लिए अगर 10 लोगों ने मना भी किया है लेकिन और जिद पर है तो फिर मैं करता हूँ। भाभी के लिए आपने जिद की थी? हाँ की थी, काफ़ी टाइम लगा। एक और सवाल, बेटा और बेटी में किसको ज़्यादा मानते हैं? दोनों ये तो कठिन आपके। सवाल है ये भाभी को जवाब देना होगा। दोनों को मानता हूँ मैं। दोनों को मानते हैं। देखिए, बाप होने की वजह से बेटी के प्रति नेचुरल, आप जो पूछ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। एक तो मेरी बेटी पहली संतान है। आपने वीडियो कॉल अभी करके दिखाया भी था। तो अब आज की डेट में ये नहीं कह सकते किसको ज़्यादा किसको कम, दोनों ही अपने लिए बराबर। लेकिन सर, पिता का प्यार बिटिया के लिए ज़्यादा होता है। थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा होता है, प्यार नहीं बोल सकते, प्यार तो दोनों के लिए है, सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा होता है। भाई बेटे को अगर कोई कल को घर के लोग 2 थप्पड़ मतलब
माँ ही उसकी अगर मारे तो चल जाएगा, बेटी को तो डांटते के साथ मुंह से आवाज आ जाती है हाँ क्या है ये, तो थोड़ा सा होता है सॉफ्ट कॉर्नर, पिता का तो होता है। आपका मेरे साथ कल से लगभग हम 48 घंटे से आपके साथ हैं और 2 ही प्लेट चाट के साथ हैं। 2 ही प्लेट चाट के साथ हैं। इस बात मेरे साथ आपका सबसे अच्छा अनुभव कौन सा रहा? आपके साथ सबसे अच्छा अनुभव रहा कि आपका खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े होना और आपका बच्चों के साथ जो कनेक्ट है, उसमें ये महसूस हुआ कि आपने कुछ काम बहुत निस्वार्थ तरीके से किया है, जो मुझे कल से आज तक में लगा। जैसे कल हम लोग जब कटरा में घूम रहे थे तो मुझे तो लग रहा था कि आप शायद रिकॉर्डिंग कुछ करवा रहे हैं, जो हम लोग गप कर रहे थे। लेकिन जब बच्चे आना शुरू किए कि भैया का वीडियो देखे और पता चला कि आप यहीं पे हैं सर, तो हम लोग चले आए, तो उससे समझ में आया कि ये ऐसे नहीं बनता। इसमें आपने शायद बच्चों से दूसरे तरह का एक बड़े भाई वाला कनेक्शन बनाया, और उसमें बिना निस्वार्थ भाव के चीज़ें नहीं होती। और ये मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में स्वार्थी होता है, बिना स्वार्थ के कोई कुछ करता है जनरली नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जिसमें निस्वार्थ होता है, तो वो वाला पार्ट आपका है मजबूत। जैसे वो बच्चा जो मेरे ही बैच का बच्चा था, राजा, पैदल चल के आया दौड़ के बारिश में, मैंने उसको कहा कि तुम बारिश होने वाली है जाओ, लेकिन हाँ उसने पहली बात ये नहीं की कि मैंने कहीं आपको देख लिया, फिर उसने बताया कि अभिनव भैया के उस पर देखा मैंने, ब्लॉग लाइव चल रहा था। तो बच्चे आपको मानते हैं, बड़े भाई के तौर पर मानते हैं, ये अच्छी बात है। और चाय पीकर चाट खाने के दौरान जितने बच्चे आए, समझ में आया कि सर बहुत अच्छा रहा आपके साथ। ये शायद हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि आप भी अभी तक आपको सामने देखते, टीवी के सामने देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे, लेकिन आप पर्दे के पीछे बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सहज हैं। और ऐसे ही आपका व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, और ऐसी बस व्यक्तित्व ही बोलिएगा, खाने पीने पर मत है तो वजन बढ़ेगा, फिर वजन बढ़ेगा सर, उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है और अच्छी हो जाएंगी। सर वजन बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपके साथ जो समय रहा सर बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं कि जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपनी राय भी दीजिएगा। सर से और क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, जब अगली बार सर प्रयागराज आएँ तो फिर से इनके साथ हम सेशन ले पाएँ। जो भी सवाल इससे मैं छूट गए क्योंकि एक लंबा सेशन चला। और सर आपका बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। आपका मैं भी अपने आप को बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ कि आपका इतना बिजी शेड्यूल में से हमको समय मिला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।